हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर का एक और वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो बच्चों, बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझेंगे इसका मतलब क्या है, लिटरली इसका मीनिंग क्या है। तो आर्किमिडीज एक बहुत ही महान फिलोसफर थे, आपके मैथमेटिशियन थे ग्रीक के। उनके साथ ऐसी कोई घटना हो गई जिसके बाद उन्होंने ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया। क्या स्टोरी थी वो आपको यूट्यूब पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी मैं बता दूंगा बाद में आपको क्या थी। तो आर्किमिडीज ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया कि इफ वी इमर्स एन ऑब्जेक्ट partially or fully in a liquid, then या फिर लिक्विड द फोर्स या दो अपथ्रस्ट फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम, द अपथ्रस्ट exerted on object is equal to the liquid is equal to the weight of liquid displaced by it, weight of liquid displaced by it। क्या बताया उन्होंने कि अगर मैं किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर डुबोता हूं, इमर्स करता हूं, तो वो जितना पानी का वेट बाहर निकालेगा या जो उस लिक्विड का वेट बाहर निकालेगा उतना ही उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मान लो कोई भरा हुआ है कोई चीज, ठीक है, और मान लो ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ फुल। अब आप पहले ये चीज समझो कि जब मैं इसके अंदर कोई भी चीज डालूंगा तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम उसका अंदर जाएगा उतना ही इसका पानी भरा जाएगा। ये बात आप समझते हो कि एक पूरी बाल्टी भरी हुई हो, अगर उसके अंदर कोई चीज डुबोई तो क्या होगा, पानी निकलना बाहर हो जाएगा स्टार्ट। तो मान लो मैंने इसके अंदर कोई चीज डुबोई, ठीक है, वो चीज डुबोते ही क्या हुआ, मान लो इसका कुछ पानी स्प्लिट आउट हो जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने बताया कि जब भी हम इसके अंदर कोई चीज डुबोएंगे तो जितना पानी बाहर आएगा, जितना पानी का वेट लिक्विड का वेट बाहर आएगा, उतना ही उस पर नीचे से फोर्स लग रहा होगा। यानी जितना ये पानी बाहर निकलेगा उसका वेट बराबर होगा इस पर लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स के या फिर बाइंड फोर्स के। ये बताया हमें आर्किमिडीज ने। क्या बताया कि बाइंड फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बाइंड फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना भी आप इस पर, जितना ज्यादा इसका वेट बाहर निकालते जाओगे पानी का, उतना ज्यादा बाइंड फोर्स लगता जाएगा। और ये कब तक लगेगा, जब तक ये पूरा नहीं डूब जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, मान लो ये पूरा डूब गया, पूरा डूबने के बाद अब ये और तो डूबेगा नहीं, तो जितना पानी निकलना होगा वो बाहर निकल जाएगा। उसका हम वेट कर लेंगे, भाई कितने न्यूटन है। वेट क्या होता है, W=mg, पता है ना आपको, W=mg पढ़ा रखा है मैंने मास एंड वेट वाले लेक्चर में। तो वेट, जितना इसका वेट बाहर, मास नहीं वेट, उतना ही इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। मान लो वेट लगाकर बाहर निकला 10 न्यूटन, तो इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट भी 10 न्यूटन होगा, ठीक है। इस बात को आप कैसे समझ सकते हो, मान लो कि आप एक बाल्टी ले लो और उसमें कोई भी चीज ले लो जिसका मास 7 kg हो, तो उस पर जब उसको आप अंदर डुबोगे तो बाहर आप जब उसको तोलोगे तो उसका मास होगा वेट होगा 70 न्यूटन, क्योंकि W=mg, तो मास अगर 7 था तो 10 यानी 70 न्यूटन हो गया। लेकिन जब उसको अंदर आप पानी के अंदर डुबोगे तो आपको मैंने बताया था बाइंड फोर्स काम करेगा। बाइंड फोर्स लगेगा अगर, तो इस पर कुछ उसका वेट हमें पानी के अंदर कुछ कम लगेगा, हल्का लगेगा,
ठीक है, तो वो जो वेट लगा, वो जो फोर्स लग रहा है वो कितना, वो क्या है हमारा बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स जो लग रहा है वो जितना वेट बाहर निकल जाएगा उतना ही होगा। ये बात आपको याद रखनी, जितना वेट बाहर निकलेगा लिक्विड का, या जितना लिक्विड अपनी जगह से हट जाएगा, जितने वेट लिक्विड का अपनी जगह से हट जाएगा उतना ही उस पर नीचे से अपथ्रस्ट लग रहा होगा। ये बताया हमको आर्किमिडीज ने। कैसे समझेंगे सर, इसको प्रूव कैसे करेंगे सर हम? तो ध्यान से देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, ये आप नोट कर लें, ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसके अंदर चलते रहो, डिटेल में चलते हैं इसके, है ना। कैसे सर, कैसे होता है बराबर कि जितना सर मैंने उसको, जितना मैंने उसका वेट हटाया, जितना वाटर डिस्प्लेस किया, उसके वेट के बराबर अब थ्रस्ट फोर्स कैसे हो सकता है? तो देखो ध्यान से, मान लो ये हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसकी डेंसिटी है रो। रो क्या है बच्चों? इसकी डेंसिटी है, ठीक है। आप जानते हो बच्चों बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? VUOYANT, वाइंट, वेंट फोर्स, है ना, सही प्रोनाउंसिएशन, वेंट फोर्स। कितना होता है बच्चों? V रो G। V होता था बच्चों हमारा वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ सॉलिड, जितना सॉलिड डुबोया गया उसका वॉल्यूम था। रो थी बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पर एक कोई भी चीज डुबोता हूं, मान लो वो ऐसे स्फीयर है एक, ठीक है, इसका वॉल्यूम है V, तो जितना वॉल्यूम वो अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? उस बाल्टी के अंदर जितना आप उसको अंदर लेते हो उतना ही पानी बाहर निकलता जाएगा। तो जितना वॉल्यूम डुबोएंगे उतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो हम क्या लिखेंगे? बाइंड फोर्स को लिख देते हैं हम FB से, फोर्स ऑफ बाइंड इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड। अब देखो आप, मैं क्या जानता हूं, वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ सॉलिड, जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई जितना आप डुबोगे उतना ही तो पानी बाहर निकल जाएगा, उतना ही वॉल्यूम वाटर का। तो जितना मैंने वॉल्यूम डुबोया उतना वॉल्यूम पानी का बाहर निकल गया। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जितना इसका है उतना इसका है। तो क्या है यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज लिखा है वहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख सकते हैं अपन? भाई दोनों बराबर हैं, तो चाहे तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स ऑफ बाइंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या किया, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड का उसको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख दिया। क्यों? जितना आप डुबोगे उतना बाहर निकलेगा पानी, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर आप एक चीज आपने पढ़ रखी है बच्चों, मास बराबर होता है बच्चों रो इंटू वी, क्योंकि आपने पढ़ रखा था डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को तो लेके तो मास का फॉर्मूला क्या बचेगा यहाँ से? रो इंटू वी। ठीक है, अब ये क्या होता था? रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। तो यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और रो ऑफ लिक्विड दोनों लिक्विड के ही, तो मास भी किसका होगा? लिक्विड का। तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स ऑफ बाइंड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड, यहाँ छोटा सेल बना देता हूं मैं, इंटू जी। क्या इतना फोर्स लगेगा बाइंड का? ये लगेगा हमारा बाइंड फोर्स किस पे? इस जो भी इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, क्योंकि इतना बाइंड फोर्स पे लग रहा है। अब हमें एक बात समझ में आई यहाँ से कि जितना हम, ये देखो ये क्या है? वेट। देखो यहाँ से m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या W इक्वल टू mg बताया था मैंने आपको? ये तो वेट हुआ। तो मतलब जितना ये फोर्स लगा उतना ही तो वेट ये बाहर निकला। तो हमने वेट ऑफ लिक्विड, तो हमें क्या पता चला कि बाइंड फोर्स से वाला वेट ऑफ लिक्विड के बराबर आ रहा है। और यही बात हमको आर्किमिडीज ने बताई कि भाई जितना बाइंड फोर्स लगेगा उतना ही वाटर का वेट डिस्प्लेस हो जाएगा, या जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस होगा उतना ही बाइंड फोर्स लगेगा। क्लियर है बात? अब चाहे तुम ये बॉल जो थी, मान लो ये बॉल प्लास्टिक की थी या स्टील की थी या किसी मटेरियल की थी, मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि पानी की बॉल थी। क्या सर कैसी बात कर रहे हो, पानी की बॉल होती है कहकर गई। हमने मान लिया, इट्स एन इमेजिनेशन, इट इज एन इमेजिनेशन,
कि पानी के अंदर ही एक पानी का पानी रूपी गोला है, पानी के अंदर ही पानी रूपी गोला है। तो इस गोले को देखो, ये जो पानी रूपी गोला हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया, अच्छा पानी के अंदर पानी वाला गोला, ठीक है। उस गोले में अब ये गोला अपने मास की वजह से, इस गोले का मास मान लो, मास ऑफ लिक्विड इतने का ये है, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा जी, एक्सीलरेशन लग रहा होगा जी, तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg। ये अपने वेट की वजह से नीचे आना चाह रहा होगा, वेट की वजह से, और इस पर एक अपतरश फोर्स लग रहा है, इसलिए तो ये यहाँ पे रुका हुआ है। अरे भाई पानी के अंदर जब उसको बाल्टी में, तो ऐसे पानी इधर भाग रहा है, डांस कर रहा है, नहीं मैं इधर जाऊंगा, अरे मैं इधर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना, भरा रखा है पानी यहाँ। हम सारी कंडीशन स्टैटिक ले लेते हैं, रुकी हुई। ये गोला जो मैंने माना इमेज करके, वो अपनी जगह पे तो ऐसे भाग रहा है उधर, ऐसे गोला ऐसे थोड़ी भाग रहा है, रुका हुआ है। तो अगर ये गोला यहाँ रुका हुआ है, तो उसका मतलब कोई ना कोई इसके रोके हुए है। वो कौन रोके हुए है? बाकी का बचा हुआ पानी। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? बाकी का बचा हुआ पानी, तभी तो नीचे नहीं भाग रहा है, वरना अपने मास की वजह से, वेट की वजह से नीचे भाग जाता है ये। पर ये बाकी का पानी नहीं, इधर ही रुक, क्योंकि ये कह रहे हैं हम ये सब मिलकर एक फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स कौन सा है बच्चों? बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स जो इस पे लग रहा है, वो कौन लगा रहा है? ये बचा हुआ पानी। अब मैं इस बाइंड फोर्स, ये मैं पानी, जो पानी रूपी गोला था, उसके मैंने क्या किया बच्चों, एक दूसरा गोला लेके आया स्टील का। किसका लेके आया? बोल, स्टील का। गोला उतना ही बड़ा, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे इन दोनों का? सेम, सेम वॉल्यूम। इसलिए का क्या, इस पे लगने वाला ये जो बाइंड फोर्स है, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? मैंने क्या किया, गोला ले आया बच्चों स्टील का। मैं अभी स्फीयर किसका था? वाटर का इमेजिनेशन कर लिया था। अब मैं ले आया स्टील का स्फीयर। क्या होगा? क्या बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा? ये सर बढ़ जाएगा। क्यों? नहीं सर घट जाएगा। क्यों? अरे भैया, इस स्टील के गोले का कोई रोल नहीं है। क्या कहा मैंने? इस स्टील के गोले का वो बायंसी में कोई रोल नहीं है। बायंसी में रोल होता है बच्चों किसका? इस लिक्विड का। ये लगाएगा ना ताकत, ये गोला थोड़ी ताकत लगा रहा है, ये तो अपने मास की वजह से नीचे आना चाह रहा है। मतलब इस गोले का अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो ये नीचे गिर जाएगा, तो इस मतलब इसके ज्यादा वॉल्यूम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने कहा सेम वॉल्यूम का गोला है, सेम वॉल्यूम का गोला है, तो बच्चों सीधी सी बात आपको रखनी है, अगर सेम वॉल्यूम के होंगे तो बाइंड फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि बाइंड फोर्स किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। लिक्विड तो भैया इतना वॉल्यूम में भी इतना ही फोर्स, बाइंड फोर्स लगाएगा, और इतने वॉल्यूम में भी इतना ही बाइंड फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी फिक्स है। अब अगर मान लो ये इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, वो डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो उसका वेट ही बढ़ेगा, क्योंकि W = mg, वेट मास पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है ये गोला यहाँ रुका रहे या नीचे डूब जाए। तो गोला नीचे डूब सकता है, ये नीचे जा सकता है। लेकिन अगर डेंसिटी इसकी और इसकी बराबर होती तो फिर क्या होता है? यहीं रुका रहता। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे डूब जाएगा, पर बाइंड फोर्स उतना ही रहेगा। कितना? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था वेट, क्योंकि लिक्विड इतना ही डिस्प्लेस हुआ है, उतना ही बाइंड फोर्स रहेगा। तो आपको बात क्या याद रखनी है? मेन मोटो याद रखना है कि बाइंड फोर्स इस जो स्टील का स्फीयर है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसकी? लिक्विड की, जो डिपेंड करती है किस पे? कि कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ। ये बात हमें आर्किमिडीज ने बताई कि भैया जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस हो जाएगा उतना ही बाइंड फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, तो इसलिए हमें ये देखो निष्कर्ष निकाल लिया हमने। ये क्या है? वेट ऑफ लिक्विड है। किससे निकाला? देखो वेट, पहले हमने क्या किया, इसको लिखा, उसके बाद फिर हमने वॉल्यूम को लिक्विड का वॉल्यूम मान लिया, क्योंकि बराबर जितना डूबेगा उतना ही बाहर निकालेगा। और यहाँ लिख दिया, ये बन गया इन दोनों का मास, मास बन गया ये g, ये हो गया mg, और mg क्या होता है? वेट। ये दोनों ही लिक्विड के हैं, तो वेट भी किसका होगा? लिक्विड का होगा। तो जितना वेट लिक्विड का बाहर डिस्प्लेस होगा उतना ही उस पर लगने वाला क्या होगा? बाइंड फोर्स। दैट इज द सिंपली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, इसको आप नोट कर लें। ये हो गया इसका एक छोटा सा प्रूफ। ठीक है, कि कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो साबित होता है कि भैया वॉल्यूम जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही उस पर लगने वाला थ्रस्ट होगा। क्लियर है बात? ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों कि क्यों कुछ चीजें डूब जाती हैं और क्यों कुछ चीजें तैरती रहती हैं। उससे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? लॉ ऑफ फ्लोटेशन।
फ्लोटेशन हमसे क्या कहता है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to the weight of liquid displaced by it. क्या लिखा है देखो ध्यान से कि कोई ऑब्जेक्ट जब ही फ्लोट करेगा जब उसका वेट मतलब अपने लगने वाला mg, खुद की वजह से लगने वाला mg नीचे से लगने वाले बाइंड फोर्स के बराबर हो। ये देखो बाइंड फोर्स ही लिखा है, देखो अभी बताया मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। आर्किमिडीज में बाइंड फोर्स किसके बराबर, इसी के बराबर तो होता है भाई, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही बाइंड फोर्स लगेगा। तो क्या ये कहीं इनडायरेक्टली बाइंड फोर्स ही लिखा है? तो वही मैंने लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब भी फ्लोट करेगा जब उसका वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट उसके द्वारा हटाए गए पानी के वेट के बराबर हो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो गया, ठीक है। कंडीशंस फॉर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशंस फॉर फ्लोटिंग क्या होती है बच्चों? एक, फर्स्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट should be less than density of liquid। ये कंडीशन होती है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप डुबो रहे हो उसकी डेंसिटी ना उसकी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम हो। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मास ज़्यादा होने की वजह से वो डूब जाएगा, डेंसिटी कम होगी तो वो उसके ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा और बारीकी से पढ़ते हैं अपन कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब सर कहोगे कि सर अगर मैं पानी में ना सुई डाल दूँ एक, तो सर सुई तो सर डूब जाती है, नीडल तो डूब जाती है। इसकी डेंसिटी ओबियसली ज़्यादा होती है पानी से, इसलिए डूब जाती है। ये शिप क्यों नहीं डूबता साहब? ये कौन से उसका बना हुआ है? ये कौन सी हवा का बना है सर? ये नहीं डूबता, ये भी तो मेटल का ही बना है। और मेटल की डेंसिटी इनफैक्ट ज़्यादा होती है वाटर से, फिर वो क्यों नहीं डूबता? तो उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? देखो एक तो शिप की जो साइज होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है। देखो जैसे कि मान लो ये शिप है, आपने देखा होगा इस तरीके शिप, ठीक है। तो इसका एक तो सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। किसका? इस चीज़ का, जो ये डूबने वाली चीज़ उसका प्रेशर कम लगेगा, पहली चीज़। और क्या समझ सकते हैं आप इसके अंदर? देखो इस मेटल की डेंसिटी ज़्यादा ज़रूर है, पर इस जो मेटल है, जितना मेटल है वो मेटल क्या करता है अपने वेट के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है। ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो मैंने कहा जितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही ऊपर नीचे ऊपर क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। तो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया, ज़्यादा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, उस पर ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, क्योंकि ये हमें आर्किमिडीज ने बताया। तो ज़्यादा अपथ्रस्ट लगने की वजह से क्या होगा? इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा नीचे से बाइंड का, तो ये नहीं डूबेगा। दूसरा कलर नहीं हो गया। तीसरा हम यही मान सकते हैं इस शिप के अंदर क्या होता है कि आप देखो इस शिप में अंदर जैसे जैसे आप वजन बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों? इस पर वजन बढ़ने की वजह से और डूबेगा और पानी हटेगा, तो और ज़्यादा अपथ्रस्ट उस पर काम करेगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी, एक लिमिट से ऊपर, मतलब ये पानी का जो अपना बाइंड फोर्स जो कैपेसिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जब मतलब इतना हो गया कि इसने खूब वाटर हटाया और फिर हमने ज़रा सा वेट और बढ़ाया, तो ये डूब जाता है, क्योंकि उस टाइम फिर इसकी जो बाइंड फोर्स की ताकत है वो उसके द्वारा हटाए गए सारे लिक्विड के बराबर हो चुकी है। अब और रखते हुए क्या होगा? इसका मास और बढ़ गया, वेट और बढ़ गया, तो वेट बराबर नहीं हुआ। वेट कैसा हुआ? बराबर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये लिक्विड डिस्प्लेस से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये डूब जाएगा। तो शिप तैरने के कारण क्या है? एक तो इसकी एरिया ज़्यादा होती है, इसके ऊपर से लगने वाला प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम लगता है। दूसरा, ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करता है, ज़्यादा एरिया में ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करता है। ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करने की वजह से इस पर ज़्यादा बाइंड फोर्स लगता है, इसलिए ये
तैरता, ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है। दूसरा, इसके जो अंदर एयर भरी होती है, शिप के अंदर क्या होती है, एयर तो भरी होती है ऊपर, तो उस एयर की डेंसिटी इसकी, क्योंकि पूरे में थोड़ी शिप की शेप ऐसी होती है ना, ऐसी, तो उसमें तो एयर ही है ना, उसकी डेंसिटी तो कम है पानी से, तो वो भी एक कारण होता है जिसमें उतना फोर्स नहीं लगता कि एयर का या उतना मास नहीं होता ये डूब जाए, तो ये कारण है। बाकी क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन लिक्विड, तो उसका मतलब ये नहीं कि डेंसिटी कम हो, उसकी शेप और सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि वो ना डूबे। सुई को डालो, पतली सी होती है, सट चली जाती है नीचे, क्यों, किसी भी चीज़ को लोहे के डाल दो क्या होता है, डूब जाती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम, एक चीज़ देखी होगी आपने कि कभी कभी क्या होता है, अगर मैं मान लो ऐसे मान लूँ कि डेंसिटी दोनों की बराबर हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होगा उस कंडीशन में, हो सकता है कम होगी तो तैरेगा ही ऊपर, ज़्यादा होगी तो डूब जाएगा, बराबर तो फिर क्या होगा, तो अगर बराबर हुई ना तब भी वो फ्लोट करेगा, तब भी वो फ्लोट करेगा। आपने बॉल देखी होगी, एक टेनिस की बॉल आती है, तो आपने देखो टेनिस को ऐसे फ्लोट करती है, जैसे बोलते हैं ऐसे, देखो ये पानी भरा हुआ है और वो बॉल ऐसे यहाँ पर तैरती है, इसके मतलब हमें टप ये दिखाई देता है, इसका जो हल्का सा पार्ट दिखाई देता है ये इतना सा, और ये ऐसे डूबी होती, अपना तो ये पूरी नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, तो ये होता है पार्शली फ्लोटिंग। क्या होती है बच्चों, पार्शली फ्लोटेशन। ऐसा कांड हो सकता है कब, जब ये कंडीशन हो। तो डेंसिटी ज़्यादा होने पर ऑब्जेक्ट डूब जाता है, डेंसिटी कम होने पर लिक्विड से तैरता रहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि भैया जितना वाटर का वेट डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे ख्याल से चैप्टर भी लगभग ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।